ओके बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो कल के क्लास में आप लोगों को मैंने कूलम्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताए। आज हम लोग अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना। हेडिंग में डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्स फोर्स। हेडिंग में डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कूलम फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या खासियत है, बताइए तो। इट कैन बी, क्या बताए हैं, कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और कूलम फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, हाँ या ना। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। नहीं समझे बात। कूलम फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और कूलम फोर्स क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी। मतलब दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक भी आ सकता है और दो चार्ज एक दूसरे से दूर भी जा सकता है। तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इट कैन बी अट्रैक्टिव as well as repulsive. It can be attractive as well as repulsive, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, इट इज सेंट्रल फोर्स। बताएंगे कोई क्या होता है बाबू सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। क्या होता है सेंट्रल फोर्स, बताइए। इट इज सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग। इट इज सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, चलिए सुनेंगे इधर, है ना। देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दो बॉडी के बीच में उसके मास के वजह से एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नशा उसा करता है का। दो बॉडी के बीच में उसके मास के वजह से एक फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं उस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, हाँ। तो अब देखिए ये दो बॉडी है, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। यहां से समझेंगे सेंट्रल फोर्स, ये आसानी से समझ में आएगा। ये बॉडी का एक सेंटर होगा और इस बॉडी का एक सेंटर होगा। दोनों बॉडी के सेंटर को हम एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मास के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, हाँ या ना। तो ये अट्रैक्शन जो है ये क्या है, फोर्स है ना। अट्रैक्शन क्या है, तो ये फोर्स काम किधर करेगा, सेंटर के तरफ नहीं, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे। कहां पे काम करेगा बाबू, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे। अगर फोर्स दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे काम करता है तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सेंट्रल फोर्स। समझ में आया सेंट्रल फोर्स क्या है, क्या है सेंट्रल फोर्स, दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल फोर्स। बहुत बार क्या होता है, पूछेंगे बाबू क्या होता है सेंटर फोर्स, सर नाम तो सेंटर से लग रहा है ना कि सेंटरे पर काम करता होगा, सेंटर पे काम करने वाला फोर्स बोल देते हैं हम लोग, हाँ या ना। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोले होंगे अभी, सेंटर पे काम करने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे जो फोर्स काम कर रहा इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। समझ में आया बात, ठीक है। तो हमने बोला कूलम फोर्स कैसा फोर्स है, तो हम लोग बोले कि कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बोलने का मतलब क्या है समझिए, ये एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है, और यहां पे एक चार्ज है मेरे पास। इस चार्ज को प्लस Q1 बोल दिए और इस चार्ज को प्लस Q2 बोल दिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन होगा मतलब पक्का है कि फोर्स लगेगा। रिपल्शन है मतलब क्या होगा, पक्का फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स किधर काम करेगा, तो इन दो बॉडी, इन दो चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इस लाइन पर ये काम करेगा। समझ में आया, रिपल्शन इधर होगा, इसको हम लोग बोल देंगे F1। समझे कि नहीं समझे, इसी तरह से
यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है, मान लीजिए -Q3 चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन काम किधर करेगा, तो सबसे पहले दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, और अब इन दोनों के सेंटर के ज्वाइन करने वाले लाइन पे ये वाला फोर्स क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो सेंट्रल फोर्स बोले तो दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। तो कूलम फोर्स जो है ये सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है और कूलम फोर्स भी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इट इज सेंट्रल फोर्स का मतलब तो क्या बोलेंगे, दैट इज इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग the center of the two masses. It always acts on the line joining the center of the two masses. ठीक है, समझ में आया सेंट्रल फोर्स बाबू, कॉपी कीजिए तब। खाली सवाल हो गया। हाँ, तुम डायग्राम नहीं बनाएंगे। आगे बढ़े। इसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना। देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक और मास ले लेते हैं हम, है ना। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स समझेंगे फिर वहां समझेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बाबू, और ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। इस फोर्स को F2 बोल देंगे। अब देखिए, ये मास M1 पे दो दो फोर्स लग रहा है, एक F1 इधर लग रहा
और एक F2 इधर लग रहा है या ना। F1 बोलेगा तुम मेरे तरफ चलो, F2 बोलेगा तुम मेरे तरफ चलो, यही होगा। ये जाएगा किधर? तो इसके लिए हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ने बोला कि यहाँ पे आप पहले लगाइए, बनाइए एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये आपको क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट देगा का मतलब है ये मास किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यही बात है ना। और आपसे अगर पूछे कि ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? वेक्टर एफ इज इक्वल टू, रिजल्टेंट है मतलब क्या है? इन दोनों का टोटल इफेक्ट है ना। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर मिलके जो काम करेंगे, ये वेक्टर एफ अकेला सेम काम करेगा। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये जो आपने एडिशन निकाला है ना, इसको वेक्टर सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर सम। अब सुनेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है। ये बोलता है कि किसी पॉइंट पे दो, इधर देखें इधर, किसी पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करेगा तो आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, और रिजल्टेंट जो होगा ये सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? सारे फोर्स का क्या होगा? वेक्टर सम। अब फिर से समझिए इसको, है ना। मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी पे इधर एक फोर्स काम कर रहा है F1, इधर एक फोर्स काम कर रहा है F2, इधर एक फोर्स काम कर रहा है F3, ठीक है, इधर एक फोर्स काम कर रहा है F4, बहुत सारा फोर्स काम कर रहा। तो F1 तो बोलेगा तुम मेरे साथ चलो, F2 बोलेगा मेरे साथ, F3 बोलेगा मेरे तरफ, F3 बोलेगा मेरे तरफ, F4 बोलेगा मेरे तरफ। लेकिन ये एक बार में तो चारों डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। ये जिधर जाएगा उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट है मतलब नेट इफेक्ट है, मतलब टोटल इफेक्ट है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये चारों मिलके जो काम कर रहा है ना, ये अकेला सेम काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट अगर आप लिखेंगे वेक्टर एफ, तो आप क्या लिखेंगे कि ये बराबर है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 का। ये चारों मिलके जो काम कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स अकेला वही काम कर दे रहा है ना। और ये बात हम लोगों को कौन बोला? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला कि किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करेगा तो आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, और ये रिजल्टेंट जो है सारे फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। क्या होगा? अब सर वेक्टर सम का मतलब, वेक्टर सम का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे डायरेक्शन भी है। वेक्टर सम का मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा बात क्या बोले? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ओके। अब देखिए, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोला कि अगर किसी पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर काम करेगा तो रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट जो है ये सारे फोर्सेस का क्या है? वेक्टर सम है। तो इस चार्ट पे दो फोर्स काम कर रहा ना, F1 और F2, तो यहाँ हमको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले बनाएंगे पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे बाबू? और ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल आपको क्या दे देगा? इसका डायगोनल आपको देगा रिजल्टेंट। क्या देगा? रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर एफ। F1 और F2 के बीच का एंगल जो है ये मान लेते हैं कितना है? थीटा है। अब देखिए, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लिख दिए। यहाँ पे F1 के ऊपर भी वेक्टर है और F2 के ऊपर भी क्या है? वेक्टर है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम आपको ये बोले कि बताइए तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मॉड ले लेने के लिए टेकिंग मॉड्यूलस। तो आपको क्या मिलेगा? मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो क्या आ जाएगा? ये F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? भुला गए का? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। याद रहेगा? ठीक है, तो क्या बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? क्या बोला? किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करेगा। फोर्स या वेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं आप, हम लोग यहाँ पे फोर्स पढ़ रहे हैं इसीलिए फोर्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करेगा तो आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये सारे फोर्स का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। क्या होगा?
सम दो तरह का होता है, एक अलजेब्रिक सम और एक वेक्टर सम, ठीक है। अब देखेंगे, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज if two or more forces are acting at a point simultaneously, simultaneously का मतलब साथ साथ, are acting at a point simultaneously, then their resultant, then their resultant will be given by the vector sum of all the individual forces, individual forces by the vector sum of all the individual forces, ठीक है। ये लिख के ये डायग्राम बना के इसको लिखना है, पहले वो लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये वाला लिखना है। तो जब भी कहीं पे दो या दो से ज्यादा फोर्स या वेक्टर काम करेगा तो रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट जो है ये सारे फोर्स का या वेक्टर का वेक्टर सम होगा, ठीक है। ये बात कौन बोला? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला। आगे बढ़ जाए अब, इसका चौथा पार्ट है, फोर्थ पॉइंट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या बताएं बाबू? जब वर्क डन डिपेंड नहीं करे पाथ के ऊपर, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हम यहां से यहां लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। h हाइट पे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। इस बॉडी को यहां से यहां लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल का मतलब बताए हैं वर्क डन, पोटेंशियल का मतलब क्या बताए हैं? मतलब वर्क डन यहाँ पे कितना है? mgh। इस बॉडी को इस तरह से ऐसे लेकर के गए h हाइट पे, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। मतलब वर्क डन कितना? mgh। एक बार रास्ता सीधा था, एक बार रास्ता टेढ़ा कुबड़ा था, लेकिन दोनों बार में वर्क डन क्या है? सेम mgh है। मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है ना, ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ ले गए, तो क्या हुआ? ये जो हाइट आया उसी पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वर्क डन क्या नहीं होगा? किस पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन? पाथ के ऊपर। दैट इज वर्क डन इज independent of path followed. That is work done is independent of path followed. वर्क डन जो है ये इंडिपेंडेंट है किससे? पाथ फॉलोड से। तो ये हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। छाप दिए लोग, बढ़ जाए आगे। हो गया? लिख लिए ना सब? इसके बाद हेडिंग में डालेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। एक तरफ लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और एक तरफ लिखेंगे कूलम्ब फोर्स, है ना? बताइए, अब डिफरेंस बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसके बीच में काम करता है? एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। हाँ या ना? दो मास के बीच में काम करता है ना? और कूलम्ब फोर्स का क्या है? इट एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। हाँ या ना? इट एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। आगे बोलिए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहता है? अट्रैक्टिव। हाँ या ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिखेंगे? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। और कूलम्ब फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है ना? तो इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। आगे बोलिए। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे नहीं डिपेंड करता है ना? तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। क्या कूलम्ब फोर्स डिपेंड करता है बाबू नेचर पे? करता है ना? एयर में कुछ और, कड़वा तेल में कुछ और, नारियल तेल में कुछ और होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये कूलम्ब फोर्स ये डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। और बताइए। देखिए, मान लेते हैं दो बॉडी है मेरे पास, दोनों के पास मास है तो पक्का है कि फोर्स तो लग रहा होगा बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन क्या ये जाके सट जा रहा है? नहीं ना सट रहा। लेकिन हम क्या है कि ये दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है,
लेकिन हम इसको इस तरह से कर दे रहे हैं, इसके साथ मजाक हो जा रहा है, हाँ या ना? मजाक हो जा रहा मतलब किसके साथ मजाक करते हैं आप लोग? जो कमजोर होता है उसके साथ। ताकतवर के साथ तो सोचते हैं ऐसा ना मजाक करे, दू हाथ जड़ दे। मतलब कि ये क्या है? ये कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? तो इसको लिखेंगे इट इज वीकर फोर्स। इट इज वीकर फोर्स। ये वीक फोर्स है ना? और कूलम फोर्स क्या है? इट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स। स्ट्रॉन्गर फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर फोर्स एंड कूलम फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स। लिखिए। लिख लिए। फिर हेडिंग में डालेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स। मिटा दे इसको। ये वाला हो गया सबका? नहीं हुआ? कॉपी कीजिए, फास्ट कॉपी कीजिए। बढ़ गया बाबू। हो गया सबका? हेडिंग में डालेंगे। लिख लिए ना सब लोग? हेडिंग में डालेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स। बताइए तो जरा सिमिलैरिटी क्या क्या है? क्या है? दोनों सेंट्रल फोर्स है। वेरी गुड। बोथ आर सेंट्रल फोर्स। बोथ आर सेंट्रल फोर्स। आगे बोलिए। बोथ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोथ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। नेक्स्ट बोलिए। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वर्क डन यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है पाथ फॉलोड पे। कंजर्वेटिव फोर्स। और बोलिए। बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ? देखिए इधर देखिए, बाद में लिखिएगा। आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Gm1m2/r²। कूलम फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। बताइए तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कूलम फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कूलम फोर्स हो, दोनों जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर का। इसी चीज को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब फोर्स जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है।
ये टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। कल पढ़ाएंगे परमिटिविटी। ठीक है, टॉपिक दैट्स ऑल फॉर टुडे।